बदलते मौसम में जरा सी लापरवाही आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है और मौसम में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में हम बच्चों की सेहत की बात करें तो बहुत जरूरी हो जाता है उनकी सेहत का खास ख्याल रखना। आज जागरण डायलॉग्स के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि बदलते मौसम, डेंगू और बढ़ते प्रदूषण के बीच आप अपने बच्चों की सेहत का कैसे खास ख्याल रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट सुभाशीष दत्ता, डेप्टी एडिटर विद जागरण न्यू मीडिया, और दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। So we have with us Dr. Neetu Talwar. She is Additional Director, Pediatric Pulmonology, Fortis Memorial Research Institute, गुरुग्राम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट है डॉक्टर संजय चौधरी। ही इज सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल, जयपुर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर नीतू आपसे है कि हम देख रहे हैं आजकल डेंगू के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो ऐसे में बच्चों के लिए, बच्चों की सेहत का खास ख्याल करने के लिए जो पेरेंट्स हैं उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू उर्वशी। हमने देखा है कि चंद हफ्तों में, महीनों में बहुत सारे डेंगू केसेस एडमिट हुए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हुए हैं। तो ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो दो तरीके के प्रोटेक्शन हो सकते हैं, एक घर के बाहर वाला या आउटडोर प्रोटेक्शन, और एक इंडोर या घर के अंदर जो हम स्टेप्स ले सकते हैं। तो जो आउटडोर प्रोटेक्शन वो है कि आप सभी को पता है कि डेंगू का जो बीमारी है वो एडीज मस्कीटो, जिसके अंदर वो वायरस है, उससे फैलती है। उसके काटने से, उसके बाइट से बच्चों को इन्फेक्शन होती है और फिर सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो मस्कीटो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है डॉन एंड डस्क, मतलब सुबह जब सूरज चढ़ता है और जब सूरज डूबता है। तो ये टाइम्स अगर हम आउटडोर्स अवॉइड करें, शाम के टाइम जब सूरज ढल रहा होता है, बच्चों को बाहर ना भेजें। और अगर किसी वजह से उनको खेलने का दिल है, बच्चों के साथ वो बाहर खेल रहे हैं, तो उनके कपड़ों पे ध्यान रखें, वो पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हों। फुल स्लीव शर्ट्स, ट्राउजर्स या पजामी लड़कियों में, शूज, सॉक्स, और उसके साथ मस्कीटो रिपेलेंट भी, क्योंकि चेहरे पे भी मच्छर काट सकता है। दूसरा जरूरी बात है कि हमें घर के बाहर पानी से भरे हुए कंटेनर्स या ऐसी जगहों को हम अवॉइड करें जहाँ पे पानी रह सकता है, जिसमें अंडे मस्कीटोज दें और उसमें उनकी ब्रीडिंग हो, उनकी ग्रोथ हो। ये तो हो गया बाहर की प्रोटेक्शन। जो अंदर की प्रोटेक्शन की बात है, अंदर भी हम ऐसे पानी से भरे हुए फ्लावर पॉट्स और कूलर्स वगैरह को अवॉइड करें और उनकी सफाई करें, घर के अंदर सफाई रखें, सजावट का सामान कम से कम रखें ताकि उधर मच्छर ना बैठे। और घर पे भी बच्चों को मस्कीटो रिपेलेंट, जो स्किन ऑइंटमेंट्स आती हैं, स्टिकर्स आते हैं, जो गुड नाइट के जो फ्यूम्स वाली चीजें होती हैं, वो आप बेशक यूज कर सकते हो। अगर एलर्जी है बच्चे को तो जरूर आप रैकेट्स, इलेक्ट्रिक रैकेट्स यूज कर सकते हो, जिससे मस्कीटो फ्री वातावरण रहे। और सोने के समय मस्कीटो नेट्स का भी इस्तेमाल आई वुड रेकमेंड, ताकि बच्चे सुरक्षित सो सके। थैंक यू डॉक्टर नीतू, आपके बहुत वैल्यूबल सजेशंस के लिए। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने जैसा देखा है, वेदर अभी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे सर्दियां आ गई हैं काफी जगहों पे, और इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि बच्चे बहुत प्रोन होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन से। तो एज अ पेरेंट वो कैसे ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि उनके बच्चों को बचा के रख सकें जो वायरल इन्फेक्शंस और इन सब बीमारियों से? तो जैसे डॉक्टर नीतू ने कहा कि अभी डेंगू केसेस काफी आ रहे हैं और उनके बारे में उन्होंने काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया कि अपने को पानी का कलेक्शन वगैरह अभी भी, क्योंकि डेंगू के केसेस स्टिल अभी भी आ ही रहे हैं, तो वो प्रोटेक्शन अपने लिए अभी भी लाजमी है। प्लस जो सीजनल चेंजेस दीपावली के आसपास में जो चेंजेस आने चालू होते हैं वो चालू हो गए हैं, टेम्परेचर गिरने लगा है। तो पोल्यूशन का जो लेवल टेम्परेचर गिरने की वजह से बढ़ता है, वो पोल्यूशन बढ़ने लगा है। तो इसलिए कफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम वाली जो एलर्जी से संबंधित परेशानियां और प्लस जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो जुकाम खांसी होने की संभावना बढ़ गई है। और हमने देखना चालू किया है कि अभी कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से खांसी जुकाम के आने वाली परेशानियां बढ़ गई हैं। अस्थमा वाले जो बच्चे हैं उनके भी नंबर्स काफी बढ़ गए हैं। कुछ बच्चे सीवियरिटी के साथ आ रहे हैं, मतलब कि जैसे दीपावली वाले दिन
कुछ बच्चे जिनको थोड़ी परेशानी रहती थी वो काफी परेशानी के साथ हमारे को आउटडोर में दिखाने आए और उनमें से एक आध को भर्ती की जरूरत भी पड़ी। तो हमको ये मालूम है कि ये परेशानी जैसे टेम्परेचर कम होता है, पोल्यूशन इंक्रीज होता है, तो हमारे सामने आएंगी। तो बच्चों को जो प्रोटेक्शन के जो स्टैंडर्ड तरीके हैं, मास्क अच्छे से लगा के रखना है, जस्ट दिखाने के लिए नहीं, अच्छे से कवर करके रखना है, नाक और मुंह को पीछे से अच्छे से स्ट्रैप लगा के रखना है, हैंड फ्रीक्वेंटली धोना है, बाहर की चीजें, दीपावली की मिठाइयां अगर घर में कुछ बची भी हैं तो वो अवॉइड करनी है आप खाने के लिए, उनको अब किसी और को फर्दर खाने के लिए नहीं देनी है, अब उनको डिस्कार्ड ही कर देना बेटर रहेगा। ये पेट के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना, पेट के एलर्जीज को प्रिवेंट करने के लिए कारगर उपाय रहेगा। तो ये चीजें अपने को अभी से ही, हाथ धोना, मास्क को कवर, मुंह और नाक को कवर करना, गर्म कपड़े पहनना, मतलब हल्के गर्म कपड़े पहनना हमको चालू कर देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय, हमें डिटेल में बताने के लिए कि कैसे बच्चों की सेहत का, पेरेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बच्चों की सेहत के ध्यान रखने के लिए। मिलता जुलता सवाल डॉक्टर नीतू मेरा आपसे है कि हम जैसे नोटिस कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो पोल्यूशन लेवल काफी राइज हो गया है, चाहे वो स्टबल बर्निंग का रीजन हो या दिवाली के बाद की स्मोक हो या कोई भी रीजन हो, तो उसके इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके हमें बताएं कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एयर पोल्यूशन से बच्चों को बचाने के लिए, पेरेंट्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। थैंक यू। तो एयर पोल्यूशन दोबारा से मैं डिवाइड करना चाहूंगी कि पोल्यूशन हवा की है कि जो पदार्थ नहीं होने चाहिए वो हैं हमारे वातावरण में, हमारे एयरवेज में जाते हैं और उसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी उसके हो सकते हैं। तो पोल्यूशन से बचाव घर के बाहर की हवा है और घर के अंदर की हवा है। इंडोर पोल्यूशन के ऊपर आज मैं फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब कोसते रहते हैं गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो ये नहीं कर रहा, वो सरकार ये नहीं कर रही, बट हमारे लेवल पे हम एकजुट होके अगर एक एक बूंद भी करेंगे तो बहुत बड़ा सागर बन सकता है। तो इंडोर पोल्यूशन वो है जो घर के अंदर की हवा है, जो अगर कोरोना की वजह से हमने अपने खिड़की दरवाजे बंद रखे डर के मारे, तो आप अभी कोरोना का जरूर रिस्क है, मगर एक घर को वेंटिलेशन या घर को ब्रीथ करने की जरूरत है। तो सेफ जोन्स में सेफ टाइमिंग में अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खोल के एयर एक्सचेंज जरूर आप अलाउ करें, ताकि अंदर की हवा का जो प्रदूषण है वो बाहर जाए। दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूशन का जरिया होता है कि हम किस तरीके से अपना चूल्हा जलाते हैं, किस तरीके से हमारा खाना पकाते हैं। तो हम में से कई घरों में हम लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, तो उसकी वजह से भी काफी मात्रा में ये जो पदार्थ निकलते हैं वो फिर बाकियों को अट्रैक्ट करके बड़े बड़े बन जाते हैं और फिर हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर चूल्हे पे आप खाना पका रहे हो तो प्लीज उसको घर के बाहर जलाइए या ऐसी जगह पे जलाइए जहां पे बाकी के घर में वो हवा ना फैल के आए। बड़े बड़े शहरों में ये भी आजकल फैशन हो गया कि बारबेक्यू करें, कि कोयले के ऊपर खाना बनाएं। तो प्लीज आप ये पार्टी करना सही है विद प्रिकॉशन, मगर नॉट एट द कॉस्ट कि हम अपने बच्चों की सेहत को रिस्क रखें। तो बारबेक्यू भी बिल्कुल नो, आज ये साल नहीं, ये मौसम में नहीं, कोई और सेफ टाइम में। सो घर के अंदर की पोल्यूशन ऑल्सो होती है कि कारपेट्स और वॉल कारपेट्स यूज करके वहां पे जो मिट्टी जमा हो सकती है। देखो हमारे घर में भी कारपेट हुआ करते थे, हम सफाई नहीं कर सकते हैं रोज, और जिस तरीके से हमारे देश में मिट्टी का रिस्क है, हम कंपटीशन नहीं कर सकते यूरोपियंस के साथ। तो प्लीज कारपेट्स अवॉइड करिए, पैक ऑफ करके रख दीजिए। वॉल कारपेट्स नहीं होने चाहिए, ड्राइड फ्लावर अरेंजमेंट्स नहीं होने चाहिए। मैं तो बोलती हूँ घर पे कम से कम सजावट का सामान रखो, उधर मिट्टी धूल जमती है और वो हमारे को रिस्की हो जाता है। घर में कोई भी सीलन की जगह है, जैसे किचन के वॉश बेसिन के नीचे की जगह, बाथरूम्स में, छतों पे, ये सब छोटी छोटी चीजें आप देखो, ये भी बच्चे को इरिटेट कर सकती है और जिनको एलर्जी की टेंडेंसी है उनको बढ़ चढ़ के रिस्क हो सकता है। एयर पोल्यूशन का दूसरा एक बहुत बहुत बड़ा कारण है स्मोकिंग। तो आज की डेट में आई वांट कि हम सब
अपने बच्चों को, भगवत गीता पे नहीं, बच्चों को साक्षी मान के हम बोले कि हम ना स्मोकिंग करेंगे, ना किसी को अपने सामने करने देंगे। स्मोकिंग से हमारे को तो नुकसान होता ही है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके तो क्या कोई गलती नहीं है ना, उनकी तो लंग्स डेवलप हो रहे हैं, हमारा कोई नहीं बनता कि उनको हम नुकसान ऐसा दें कि वो जीवन भर तकलीफ में रहें। तो बिल्कुल नो स्मोकिंग। और कई बार होता है कि बुजुर्ग होते हैं और मदर्स बोलती हैं कोई सुनता नहीं है हमारी, तो आप प्लीज डॉक्टर का नाम लो, डॉक्टर ने मना करा, ताकि हमको जो भी गिला शिकवा है हमारे साथ हो। फिर घर के अंदर परफ्यूम्स, रूम फ्रेशनर्स, ये बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। जैसे मैंने बताया था, गुड नाइट के धुएं से भी कई बच्चों को एलर्जी होती है, तो आप रैकेट्स यूज कर सकते हो। कई बच्चे आजकल परफ्यूम, मैंने तो जो अस्थमाटिक आता है मैं बोलती हूँ परफ्यूम्स तो नहीं यूज करते, कई बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं हमको तो बहुत अच्छा लगता है, पापा के जैसे हम भी ऊपर से नीचे तक लगाते हैं। तो से नो टू ऑल दीज थिंग्स। डस्टिंग के समय घर के बाहर बच्चों को भेज दें खेलने, या नवजात शिशु है तो उसको प्राइम में भेज दें। डस्टिंग के टाइम बच्चों को घर पे नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे घर की सफाई। जो बाहर का, हमको यही है कि कार पूल करें, कम से कम कार को निकालें, जहां हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वो कर सके, चलें हम। और बच्चों के साथ पीक ट्रैफिक आवर्स में निकलना अवॉइड करें। किसी के घर जाना है तो ऐसा समय और डेट चुने जहां पे ट्रैफिक आवर्स नहीं है, ताकि वो बेचारों को असर ना हो। एंड लास्टली, कोविड की वजह से एनीवेज, देखो कोविड गया नहीं है, किसी भी समय हमारे आगे वो एक भूत के समान हमको आके डरा सकता है और जानलेवा हो सकता है। तो कोविड की वजह से वैसे भी, जैसे डॉक्टर संजय ने अच्छे से बताया, कि वेल फिटिंग मास्क जो फिटेड हो, ये नहीं कि लूज अंदर ऊपर नीचे से हवा जा रही है, एक वेल फिटिंग मास्क दो जिससे पोल्यूशन से भी बचाव हो और कोरोना से भी हो। और हमने ये पिछले 2 सालों में देखा कि अस्थमैटिक केसेस इतने कम हो गए क्योंकि हम सब मास्क यूज कर रहे हैं। तो जरूर मास्क का यूज कंटिन्यू रखें, तो वो हम सबकी सेफ्टी के लिए। थैंक यू डॉक्टर नीतू। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक मिलता जुलता सवाल है। जैसा हमने देखा है दिल्ली एनसीआर और खास करके नॉर्दर्न इंडिया में एयर पोल्यूशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और विंटर्स में स्पेशली। तो हमें थोड़ा बताइए कि जो एयर पोल्यूशन से बच्चों के रेस्पिरेटरी हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, थोड़ा इस बारे में हमें अवगत कराइए। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्योंकि अपने देखते आए हैं, बचपन से देखा है कि बच्चों को खांसी जुकाम सर्दी के मौसम में अक्टूबर से फरवरी के बीच में ज्यादा होता है। तो करीबन मोर देन 50% पॉपुलेशन को हल्का जुकाम खांसी होना अमूमन कॉमन है, जो हम देखते आए हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कोरोना के समय में, जब हमने मास्क लगा के रखा, आउटडोर एक्टिविटीज रिड्यूस करी, एक दूसरे से इंटरेक्शन कम किया, तो ये जो 50% वाला जो इशू था ये बहुत कम हो गया। मतलब अराउंड 5 to 10% बच्चों को ही हल्का खांसी जुकाम हुआ। तो हमने ये देखा कि हमने अगर प्रोटेक्शन लिया, किसी भी नाक और मुंह कवर का, हाथ को फ्रीक्वेंटली धोया, तो ये जो इंसिडेंस था, कोरोना तो कम हुआ ही, बाकी जो खांसी जुकाम जो इश्यूज थे, एलर्जी वाले इश्यूज थे, ये भी कम हुए। तो ये जो हमने प्रोटेक्शन सीखा हमने पिछले 2 साल में, ये हमको आने वाले समय में बाकी इन्फेक्शन से भी बचाएगा। तो हमारे को कोरोना नॉन कोरोना मान करके सब फ्री नहीं कर देना है। ये जो प्रोटेक्शन हमने सीखा है, इसको हमको हैंड क्लीनिंग, कवरिंग ऑफ मास्क, डिस्टेंसिंग, ये अपने को रूटीन जिंदगी में भी अप्लाई करना है, जो हमको आने वाले ये जो बीमारियां हैं इनसे प्रोटेक्ट करेगा। ये जो बीमारियां होती हैं, मतलब नाक का इन्वॉल्वमेंट, छींके आना, आंखें लाल होना, साइनसेस इन्वॉल्व होना, थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट गले में दर्द होना, खाना निगलने में तकलीफ होना, खांसी बार बार होना, रात के समय खांसी बढ़ जाना, अस्थमा की परेशानी होना, ये सब पोल्यूशन का इसमें कुछ कुछ हिस्सा जरूर है। इन्फेक्शन है तो भी पोल्यूशन उसका एक एसोसिएटेड फैक्टर है, संबंधित फैक्टर है, जो कि उस परेशानी को 1+1 11 करने में मददगार साबित करता है। तो अपन 1+1 तक ही रहने दें, प्लस वाला 1 फैक्टर हटा दे, तो ये परेशानी काफी हद तक, मतलब अपन खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम करने में अपने लिए बहुत सहायक होगा। जो हमने सीखा उसको आप कंटिन्यू करेंगे तो अपने आने वाली जनरेशन के लिए बहुत इफेक्टिव टूल साबित होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। अगले सवाल के साथ डॉक्टर नीतू, एक बार मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगी कि
कई पेरेंट्स को शिकायत होती है कि उनके बच्चों को ड्राई इची आईज की समस्या होती है, रनी नोज की समस्या होती है, या सांस लेते वक्त उनको वीजिंग साउंड आती है बच्चों को। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहती हूँ ये बताने के लिए कि क्या डिफरेंस है एक आम वायरल फीवर में, आम वायरल कोल्ड एंड कॉफ में, और कहाँ हमें डॉक्टर की हेल्प चाहिए। क्योंकि हर बार हम लोगों को कोई डर में नहीं रहना है। कोरोना टाइम में ऐसे होता था, एक छींक आती थी तो पेशेंट आ जाते थे, कुछ है तो नहीं, प्लीज टेस्ट कराओ, मेरा बच्चा सेफ है कि नहीं। तो कोई डर में रहने की जरूरत नहीं है। अगर कोल्ड कॉफ है तो पहले 3 दिनों तक तो हम कोई टेस्ट नहीं कराते, कोई एंटीबायोटिक नहीं देते। तो प्लीज एंटीबायोटिक अपने आप से या अपने केमिस्ट भाई बहन से मत लीजिए, एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती, ये वायरल ट्रिगर्ड होते हैं। अगर बच्चे की सांस तेज चल रही है मगर कंफर्टेबल है, वो अपने रूटीन काम कर सकता है, खा पी रहा है, देन देयर इज नथिंग टू वरी। मेरा कॉमन एग्जांपल होता है कि 50% एक्टिविटी अगर हो और 50% अगर बच्चा खाए तो यू कैन वेट। आप अपने जो रेगुलर डॉक्टर से आप दवाइयां लेते हैं, आप अपने आप से भी दवाइयां दे सकते हो। ये कोई खतरनाक दवाइयां नहीं है जिसका नुकसान हो सकता है। मगर कब हमें पहले ही दिन डॉक्टर की हेल्प की जरूरत होगी, अगर फैमिली हिस्ट्री है एलर्जीज की, अगर घर में कोई नेबुलाइजर, इनहेलर या नेजल स्प्रे यूज करता है, ऐसे केस में, या बच्चे को अगर स्किन रैशेस होते हैं, लाल आंखें जैसे उर्वशी आपने बताया, ऐसे रेडनेस ऑफ द आईज होती है, मतलब ये कोई रूटीन वायरल फीवर नहीं है, एलर्जिक कंपोनेंट है। कई बार वायरल ट्रिगर्ड एलर्जिक एपिसोड्स होते हैं। तो वायरल फीवर जो 5-7 दिन में ठीक होना होता है बाकी सब बच्चों में, इन बच्चों में थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है। तो इससे बचाव का यही कारण है कि अगर आप ये छोटे छोटे सिम्टम्स देखते हो और वो बच्चे में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं आवाज करके बताऊंगी, अगर ऐसे वीजिंग की आवाज, अगर बाहर फेंकते समय आपको वीजिंग की आवाज जिसको बोलते हैं, अगर ऐसे आवाज आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उन्हें फोन कीजिए, व्हाट्सएप कॉल कीजिए या विजिट कीजिए, एंड आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि ये टाइम ऐसा है जहां मौसम बदल रहा है, ना सर्दी है ना ठंड है, कपड़ों का पता नहीं चलता कितने पहनाने हैं, और वायरल इन्फेक्शन फैलती हैं बिकॉज ऑफ स्मॉग एंड फॉग। तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। आजकल हम लोग बहुत लो थ्रेशोल्ड होता है इनहेलर्स देने का, नेबुलाइजेशन से ज्यादा इफेक्टिव हम इनहेलर्स को मानते हैं। इससे डर मत रखिए, ये कोई हैबिट फॉर्मिंग नहीं होते, इसका कोई टैबू नहीं होता। वही होता है कि दवाई सीधा फेफड़े में जाती है और अगले ब्रेथ में ये बाहर हो जाती है, साइड इफेक्ट्स नहीं होते और बच्चा सेफ रहता है। तो इट कैन बी द स्टार्ट ऑफ एस्थमेटिक अटैक, इट कैन बी द स्टार्ट कि आपका बच्चा अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हो तो 1-2 दिन के बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ सकती है, सीरियस हो सकता है बच्चा। तो टाइम पे अगर ये सब चीजें आप देखते हो तो प्लीज अपने डॉक्टर की हेल्प लो। यहाँ के मसल्स अगर ब्रीदिंग में यूज हो रहे हो या अगर चेस्ट के मसल्स आपको दिख रहे हो, कई बार स्पेशली लड़कियां इतनी सहनशील होती हैं और बड़े बच्चे जो होते हैं, जो ओल्डर बच्चा होता है, इतने सहनशील होते हैं, बताते नहीं, चुप करके बैठे रहेंगे, पेरेंट्स को पता नहीं चलता। दूसरा रिस्की ग्रुप होता है एडोलेसेंस, वो बताना ही नहीं चाहते कि हमको कोई तकलीफ है। तो मुझे तो बहुत डर लगता है इन बच्चों से। तो इन बच्चों को जरूर आप, और अगर ऑलरेडी एस्थमेटिक का केस है तो पहले सीजन चेंज के पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करिए कि हमको कौन सी प्रिवेंटर दवाई ऐड करनी है ताकि बच्चा सिम्टम फ्री रहे। तो प्लीज ऐड प्रिवेंटर्स अगर ऑलरेडी एलर्जिक है बच्चा तो। थैंक यू डॉक्टर नीतू। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। हमने देखा है पिछले 2 सालों में बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं क्योंकि कोविड के खतरे की वजह से माँ बाप बच्चों को निकलने नहीं देते हैं। और अभी दोबारा से जो विंटर्स आया है, इसमें फिर से कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन और वायरल, हमने जिन चीजों की बात की, इसका खतरा बढ़ जाता है और बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो इसी के कारण थोड़ा हमें ये बताइए कि बाहर ना निकलने से, आउटडोर एक्टिविटीज कम होने से तो बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे जो एक इम्पैक्ट होता है, इस चीज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इस बैलेंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो हमको जो हमारा इंडियन एटीट्यूड है पेरेंटिंग का, ओवर प्रोटेक्शनिज्म का, उसको साइंटिफिक बेसिस पे लेके आना है। नहीं तो हम आने वाले अगले 5-5 साल तक बच्चों को घर के बाहर निकलने से रोकते रहेंगे। अब पेरेंट्स देख रहा हूँ, वो अब स्कूल चालू होने के बाद भी नहीं भेज रहे हैं वो बच्चे को खेलने के लिए। वो बच्चा गेट तक भी नहीं गया है,
मतलब कुछ बच्चे देखे मैंने, जो बच्चा घर के अंदर के गेट तक भी नहीं गया, उसने गेट टच नहीं किया। तो ये जो ओवर इंटेलिजेंस है प्रोटेक्शन का, इसको अपने को कर्व करना ये बहुत जरूरी है बच्चे के फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग के लिए। वो अब जो उसकी एक्टिविटी लेवल केवल मोबाइल तक ही रह गई है, छत तक थोड़ा बहुत खेलता है 5-10 मिनट, पेरेंट्स उसको उठा करके नीचे ले आते हैं, अब बहुत देर हो गई है, अब चलो अंदर कोई। तो उनको ये समझना जरूरी है कि कोरोना एक वायरस है जो कि किसी के द्वारा फैलता है, जो आपके क्लोज कांटेक्ट में है, ऐसे हवा में उड़ता हुआ कई मीलों से दूर से नहीं आने वाला। या कोरोना जैसे दूसरे वायरसेस हैं, उनकी भी कुछ लिमिट ही रहती है। तो आपकी विसिनिटी में, मतलब 1-2 मीटर के अंदर में कोई नहीं है, तो ये आपके तक नहीं पहुंच सकता। मेरे को या मेरे साथ वाले डॉक्टर्स पूरे 2 साल तक अस्पताल एक दिन भी छुट्टी लिए बिना रेगुलर आ रहे हैं। तो उनको ये मैं समझाता हूँ कि हमको कोरोना नहीं हुआ है, हम डेली काम कर रहे हैं कोरोना या कोरोना से रिलेटेड वायरसेस के साथ। तो अगर आपकी 2 मीटर के दायरे में कोई नहीं है, मतलब 1 मीटर एक्सटेंड कर लो दायरे को, 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो 2 मीटर में कोई नहीं है, तो आप आराम से बच्चे को खेलने दे सकते हो, बच्चे को बाहर साइकिलिंग के लिए दे सकते हो। नॉन कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स, जो कि मतलब बेड पे बैठ करके जो खेलने हैं, उसके अलावा के बाहर की जो आउटडोर खुली हवा में एक्टिविटीज हैं, जहाँ पे बच्चा बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, जिसके में बच्चा किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत कुछ सेकंड्स के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ही पास में आएगा, तो वैसी एक्टिविटीज उनको रेगुलर करने के लिए देनी है, चाहे वो कोई सा भी एक्टिविटी हो। जिनमें क्लोजली बैठना होता है घंटों तक साथ में, चेस जैसे गेम्स हैं, उनको अवॉइड करना ठीक है। लेकिन जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं, जिनमें दूर दूर रह करके खेल रहे हैं, जिनमें क्लोज कांटेक्ट कुछ सेकंड्स का ही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का ही है, एक दूसरे को टच नहीं करना जिन एक्टिविटीज में, मतलब कुश्ती टाइप की एक्टिविटीज में, तो वो एक्टिविटीज बंद करनी है। बाकी एक्टिविटीज तो उनको फ्रीली खेलने देनी है। आए घर के अंदर आए, हाथ दोबारा से धोएं, मुंह धोएं, मास्क, फिर भी बाहर जब भी हो, जब भी जहां पे भी क्लोज कांटेक्ट पॉसिबल हो वहां पे मास्क लगा के रखें। तो उनको प्रोटेक्शन के साथ बाहर खेलने के लिए अलाउ करें। उनको मैं कहता हूं आप खुद से आगे होकर के बाहर भेजिए, जिससे कि वो उसके मन में डर दूर हो। आपके खुद के मन में डर रहेगा तो आपका बच्चा डेफिनेटली आपके डर को परसीव करता है और उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। तो आप खुद से बाहर बच्चे को लेके जाओ, आप खुद भी बाहर खड़े रहो, साफ मौसम में, साफ हवा में सांस लो और उसको खेलने दो। उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज आता है। साइकोलॉजिकली बच्चे का इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, जो एक दूसरे का आई कांटेक्ट है, वो सब बहुत जरूरी हिस्सा है अपने जीवन का, सोशल वेलबींग का, सोशल लिविंग का। उसको वो डेवलप करने दो, बहुत एसेंशियल पार्ट है। इन्फेक्शन डेफिनेटली अपने लिए रिस्क है और उसका अपने को ध्यान रखना है। तो ध्यान जैसे मैं अपने अस्पताल में रख रहा हूँ, मेरे कलीग मेरे साथ में रख रहे हैं कि वो डेली मिलते हैं, हम कोहनी से हाथ मिलाते हैं, कोई रिस्ट से हाथ मिलाता है, लेकिन डेली आई कांटेक्ट बनाते हैं, मिलते हैं, दूर बैठ करके चाय पीते हैं। तो ये सब चीजें हमने देखी है कि इनसे इन्फेक्शन नहीं फैला है। तो मेरा एग्जाम्पल देख करके या मेरे कलीग का एग्जाम्पल देख करके मैं उनको कहता हूँ कि आप अपनी रूटीन एक्टिविटी चालू करो। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय। और सवाल हमारे पास बहुत है लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए हम आखिरी सवाल ले लेते हैं डॉक्टर नीतू आपसे कि ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बात करते हैं कि कितने ऑफन, हाउ ऑफन जो न्यू मदर्स हैं उनको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, और क्या अगर उनको कफ या कोल्ड है तब भी उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, इस पे हमें कुछ बताएं। सो ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही आसान सिंपल टेक्निक है आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके पूरे जीवन काल में जितनी भी इन्फेक्शंस आपको मिली हैं उनकी एंटीबॉडीज आपके शरीर में बन चुकी होती हैं, और ये एंटीबॉडी सारी की सारी हम अपने नवजात शिशु को देते हैं अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। तो न्यूट्रिशन वाइज, इजी अवेलेबिलिटी वाइज, टेम्परेचर देखो, ये सब तो है ही बेनिफिट्स, डेफिनेटली इम्यूनिटी होती है। मगर दूसरा है कि इतना जबरदस्त हमको बेनिफिट मिलता है अगर हम इम्यूनिटी की तरफ से हम सोचें तो जैसे आपने उर्वशी पूछा कि कॉफ कोल्ड अगर मदर को है तो क्या वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है, 100% यस। क्योंकि एक
पीरियड होता है प्रोड्रोम पीरियड, मतलब अगर मुझे वायरल फीवर है तो मुझे 2-3 दिन तक प्रोड्रोम पीरियड रहेगा, जब देखने में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सिम्टम्स कोई नहीं है, मगर मेरे अंदर वायरस की एंट्री हो चुकी है और वो अपना कार्य कर रहा है, और 2-3 दिन के बाद मुझे सिम्टम्स आते हैं। तो इसीलिए हम में से सबको एक दूसरे से, जब तक हमारे को सिम्टम्स आते हैं, हमने जो ट्रांसमिशन जो बांटना था वो हम बांट चुके होते हैं बच्चे को भी। तो इसीलिए सिम्टम्स आने के बाद आइसोलेशन करने में कोई लाभ नहीं मिलता। और मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपको बहुत अगर कोल्ड वगैरह है तो आप मास्क यूज करिए, मगर ब्रेस्ट फीडिंग मत छोड़िए, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग में जो आपको करंट इन्फेक्शन के जो एंटीबॉडीज बने हैं वो भी बन चुके हैं 2-3 दिनों में, वो आप बच्चे में ट्रांसमिट कर रहे हो, तो आप ही के इन्फेक्शन की दवाई आप बच्चे को अपने आप से ही दे रहे हो। तो ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली करनी चाहिए। जब जब बच्चा डिमांड फीडिंग, जब जब बच्चा रोए तब तब आप ब्रेस्ट फीडिंग करिए, 10 मिनट तक कंधे पे लगा के उसको डकार निकालिए, ताकि वो रोए ना, गैस की परेशानी ना हो और आप एक इमरजेंसी में ना फंस जाओ। 6 मंथ्स के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ आप धीरे धीरे ऊपर की चीजें लो, एंड मिनिमम 1 साल तक, एंड अगर 2 साल तक कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे को तो बेनिफिट है ही, बच्चे से ज्यादा प्रोटेक्शन और बेनिफिट मदर को है, कैंसर एंड बहुत बड़ी बड़ी चीजों से हमको बचाव मिलता है। तो अपनी सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि कोविड वैक्सीनेशन जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो जरूर लगाएं, क्योंकि वो भी एंटीबॉडीज हम नवजात शिशु को दे रहे हैं और उनको हम पैसिवली ट्रांसमिट कर रहे हैं और कोविड की भी प्रोटेक्शन उनको दे रहे हैं। सो प्लीज ब्रेस्ट फीडिंग इज अ मस्ट। थैंक यू डॉक्टर नीतू। समय के अभाव के कारण हम आज का ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स डॉक्टर नीतू एंड डॉक्टर संजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। जागरण डायलॉग का ये एपिसोड आप दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं और साथ ही कुछ ही देर में ये एपिसोड दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलेंगे आपसे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।